यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो BCW का यहाँ पर जो BPSC कॉन्सेप्ट वाला टेस्ट है, इसका यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर इसका चौथा देखेंगे, राइट। चौथा नंबर फुल लेंथ टेस्ट है आपका। ये कल टेस्ट जो है यहाँ पर हुआ है, राइट, संडे को। जैसे देखो जो भी टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं वो टेस्ट जो रिसेंटली में होते हैं उसके अगले दिन मैं आपको यहाँ से पूरे कवर कर लेता हूँ, राइट। तो स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4, आपका फुल लेंथ होगा और यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इसको कवर करेंगे, ठीक है। आधे क्वेश्चन पार्ट 1 में और आधे क्वेश्चन पार्ट 2 में, राइट। एक बात और, अभी कल देखो यूपी का RO का पेपर हुआ है ना, ARO का जो पेपर था रेवेन्यू ऑफिसर का, उसका पेपर हुआ है। तो उसका जो पेपर है मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दिया है चैनल पर। वहाँ से आप अगर BPSC जैसे देने वाले हो तो यहाँ से क्या करना, BPSC UPSC PSC जो भी देने वाले हो वहाँ से जाके पेपर को एक बार रिव्यू कर लो, क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो यूपी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे BPSC में, लेकिन जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है पूछने का तरीका प्लस साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हो अच्छे से, क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो PDF और उससे यहाँ से पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं चौथा नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रात के आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखो जब तारे की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न घनत्व का तापमान वाली जो वायु की परतें हैं उससे होकर गुजरती है, जिससे क्या होता है, निरंतर हमारा अपवर्तन होता रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, राइट, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बदलते हुए अपवर्तनांक जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उसके कारण प्रकाश की दिशा में स्थिर नहीं रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका C, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा तारे का प्रकाश का अपवर्तन, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, और न कि परावर्तन। देखो परावर्तन नहीं कहता, यहाँ पर पूछेगा आपसे, वही बोल सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर बोलेगा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा तारे की प्रकाश का बोलेगा परावर्तन, है ना, परावर्तन यहाँ पर अपवर्तन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना है। या देखो परावर्तन पूछा है इन्होंने, बताया है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन होता है इसका, ठीक है। तो वहाँ से C हमारा पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का, ये हो जाएगा पास्कल का नियम, ठीक है। किसका नियम, पास्कल का नियम। जो हमारे हाइड्रोलिक जो हमारे ब्रेक होते हैं ये तरल यांत्रिकी के एक मौलिक नियम के पास्कल के नियम को आधारित होते हैं, ठीक है। पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल का नियम हमारा कहता है कि जो हमारे बंद एक तरल जो प्रणाली है इसमें किसी भी एक बिंदु पर लगाया जाएगा जो दाब होता है वो पूरे तल में बिना कुछ कम किए सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होगा, इसे यहाँ पर पास्कल का नियम कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक जो हमारी ब्रेक होती है एक सीमित तल और आमतौर पर ब्रेक जो हमारी फ्लूइड होती है उसका उपयोग करते हैं जो एक बंद प्रणाली में होता है, और ब्रेक जो हमारी पैडल होती है उसको प्रत्येक पहिए के जो हमारी ब्रेक पैड है उससे जोड़ेगा। तो आंसर हमारा C यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 माइक्रोन की लंबाई, 1 माइक्रोन की जो लंबाई है उसको सही रूप से दर्शाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दर्शाता है 0.001 mm, ठीक है, इसको दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा माइक्रोन है जिसे माइक्रोमीटर यहाँ पर कहा जाता है, इसकी लंबाई एक इकाई है जिसका यहाँ पर जो बहुत उपयोग है, छोटी छोटी जो हमारी दूरियाँ इसको मापने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जो हमारी जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग जो हमारी इंजीनियरिंग है उसमें ज़्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁶, ठीक है, मीटर ये होता है। माइक्रोन को हम मिलीलीटर में अगर बदलेंगे तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 0.0000001, है ना, उतने जीरो लग जाएगा। और 1 मीटर को अगर 1 इसमें जो हमारा 1 मीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 मिलीलीटर, तो इसके हिसाब से आपका तो माइक्रोन हो जाएगा ये 0.0001 का मल्टीपल कर देंगे 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 0.001। C यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 1 माइक्रोन होता है जो 0.001 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है। C यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाती तो भूमध्य रेखा पर किस वस्तु का प्रकट भार अपरिंट वेट क्या होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। C यहाँ से करेक्ट होगा। जब हमारा पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ेगी तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का प्रकट भार जो होता है अपरेंट वेट क्या होगा, ये घट जाएगा, राइट। जो हमारा B स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो इसमें पृथ्वी के किसी जो हमारा वस्तु का प्रकट भार केवल गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न जो केंद्रीय बल है उस पर भी निर्भर करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। B यहाँ से क्या होगा, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। जब एक साबुन का बुलबुला विद्युत आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। पहला स्टेटमेंट हमारे पर कथन बोल रहा है 5वें का ये, राइट। पहला क्या होगा, पहला कथन जो हमारा रहेगा ये कथन एकदम करेक्ट है। दूसरा, बुलबुले को सतह के समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिससे बाहर की ओर दाब उत्पन्न होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारी जो है यहाँ से ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड बात भी बात करेक्ट है। ये व्याख्या कर रहा है यानी इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये बात कर रहा है एक बुलबुले जो विद्युत आवेशित करता है उसकी त्रिज्या को लेकर के, यहाँ पे ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, तो दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की प्रकृति का सबसे अच्छा कौन सा वर्णित करता है? प्रकाश की प्रकृति को लेकर सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। यहाँ से छठे का करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, जो हमारा प्रकाश है तरंगदैर्घ्य कण दोनों की तरह यहाँ पर विशेषताएं दर्शाता है, ये परिघटना पर निर्भर करता है। ठीक है, ये परिघटना क्या है उस पर निर्भर करेगा। जो हमारा प्रकाश की जो द्वितीयक प्रकृति होती है, जो हमारी डुअल नेचर होता है इसका, ये दर्शाता है कि जो प्रयोग है उसकी स्थिति के अनुसार कभी तरंग की तरह यहाँ पर, जो कभी कण की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है, तो ये उस पर घटना जो होती है परिघटना उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो छठे का हमारा जो होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग जो होती है प्रकृति कई भौतिकी जो हमारे जो प्रयोग होते हैं उसकी तरंग के रूप में यहाँ पर व्यवहार करती है। इससे निम्नलिखित घटनाएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि व्यतिकरण, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका विवर्तन है, राइट, ध्रुवण है, और ये सभी हमारी जो घटना होती है प्रकाश की तरंग सिद्धांत को पूरी तरह से समझाई जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मुख्य रूप से कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने के लिए उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कोहरे के दौरान जो दृश्यता कम हो जाती है उसके कारण जो उत्तरदायी है, आंसर होगा यहाँ से 7वें का बी स्टेटमेंट। हवा में जो निलंबित हमारे जल की बूंद है उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बी क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोहरा क्या है, धरती की जो सतह है उसके पास हवा में निलंबित जो सूक्ष्म जल है उसकी बूंदों को बना होता है। जब ये सूर्य वाहनों या स्ट्रीट लाइट जैसे जो स्रोत में हमारा पड़ेगा तो ये कोहरे में प्रवेश करता है और ये इन बूंदों में टकराता है। तो क्या होता है, इससे हमारी जो दृश्यता होती है, आपसे क्या होगा, जो हमारी दृश्यता बोलेगा बढ़ेगी, दृश्यता बढ़ेगी नहीं, दृश्यता घटती है ना, बढ़ती नहीं है, राइट। और ये जल की जो बूंदें होती है ये दृश्य प्रकाश जो हमारी किरण है, तरंगदैर्घ्य है, उसके बराबर आकार की हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है आरओ में कल कि जो इसमें से कौन है जो दृश्य प्रकाश है, ऐसा करके सेम क्वेश्चन है सीधा, तो आपको बताना है या फिर देख लेना पेपर जाके क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, आगे इसी टॉपिक पे आते हैं अपने। ठीक है, तो जो हमारा जब प्रकाश की इन बूंदों टकराता है तो ये क्या होता है, सीधे आगे बढ़ने के बजाय कई दिशाओं में प्रकीर्णन होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार ये प्रकीर्णन का जो हमारा प्रकाश उसको फैला देता है, जिससे एक प्रकीर्णन प्रकाश का प्रभाव बनने लगता है और वस्तु के बीच यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होता है वो कम हो जाता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट रूप से कम दिखाई पड़ती हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है बी। क्वेश्चन नंबर 8, दोपहर 12 बजे आमतौर पर इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है? इसमें से स्टेटमेंट दे रखा है आपको, उसके हिसाब से बताना है। देखो यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे इंद्रधनुष देखने के लिए आवश्यक कोण नहीं बनता है हमारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 8वें का आंसर हो जाएगा बी, आंसर इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक लेंस की क्षमता +2D डायोप्टर बोल सकते हो और डी बोल सकते हो, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, इसमें देखो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, P बराबर होता है F 100/F। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा 1/F, जब मीटर में करेंगे तो, है ना, ऊपर क्या था सेंटीमीटर में था और यहाँ पे मीटर में करेंगे तो 1/F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू भरेंगे इसकी P बराबर हो जाएगी P बराबर प्लस का 2D। ठीक है, अब P बराबर 100/P, नीचे कितना था 2 हो जाएगा, है ना, क्या था 2, यहाँ पर डायोप्टर दे रखा था, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। अभी कथन 1 और कारण आर, कथन 1 और कारण आर, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में गमन करती है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है, ये बोला है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, पहली बात यहाँ से करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जब कोई ध्वनि तरंग या माध्यम से वायु जैसे उसमें गुजरती है दूसरे माध्यम में जल में जाती है तो उसकी जो चाल और तरंग दैर्घ्य होती है, राइट, वो क्या होगी, वो बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों माध्यमों की जो घनता होती है वो प्रत्यास्थता अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी पहली बात। दूसरा, लेकिन जो हमारी आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती, क्योंकि ध्वनि की जो हमारी जो स्रोत है उसमें ट्यूनिंग जो हमारी फोर्क या स्पीकर
उसकी दर को कंपन करते रहता है, चाहे वह किसी भी माध्यम में हो। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। तो पहली गलत हो गई। दूसरी बात, ध्वनि चरण की आवृत्ति केवल स्रोत पर निर्भर करती है, ना कि उसके माध्यम पर जिससे वह गमन कर रहा होता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड वाला बात हमारे यहाँ से करेक्ट है कि जो हमारी किसी भी तरंग में आवृत्ति केवल उस स्रोत पर निर्भर करती है। ये स्रोत हमारा जो होता है ये प्रति सेकंड उत्पन्न कंपन है, उसकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सिर्फ आर जो कारण है ये करेक्ट है, और कथन ए यहाँ से गलत होगा। आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से पहले वाला करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जो 10वें का आंसर है हमारा ये क्या होगा, 10वें का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से, इसमें से ये आंसर होगा डी स्टेटमेंट, क्योंकि पहला यहाँ से सही गलत था और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। यहाँ से क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु मेटलॉइड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है सिलिकॉन। ठीक है, आगे क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों के कण यहाँ पर मौजूद है, इसलिए उसे उपधातु भी कहा जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है और आसानी से संरक्षित नहीं होता, जंग नहीं खाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का से ये सी एल्युमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोरोसेंट लैंपों में फिलामेंट और के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, जो यहाँ पर गैस उपयोग करते हैं इसका ये आर्गन, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन एक हमारी क्या निष्क्रिय गैस है जो फिलामेंट को ऑक्सीजन की में जलने से बचाती है, और निष्क्रिय जो हमारी गैसें होती हैं आदि का वर्ष सारणी के समूह में 18वें के तत्व में मौजूद होती हैं, और जो वहाँ पर अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इनके जो बहत्तर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से 13 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस लवण को उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए टर्टरिक अम्ल, ए यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, टर्टरिक अम्ल बेकिंग सोडा के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, जिससे क्या होगा आटा फूलता है, और बेकिंग पाउडर यहाँ पर एक मिश्रण होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक हल्का खाद जो हमारा अम्ल है जो सामान्य टर्टरिक अम्ल होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा इसका जो पूछा है 14 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन समस्थानिक में से कौन सा नहीं है। 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी हीलियम। ठीक है, हीलियम एक हमारा अलग तत्व है, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, CaCl2 में कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है। जो CaCl2 होता है इसमें कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो संयोजकता होती है ये 2 हो जाएगी। कितनी, 2। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिससे क्या होता है Ca+2 यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तब बनता है जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टोइस होता है उसके साथ यहाँ पर अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूने के पानी लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र है मेरा फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या होगा, ये हो जाएगा CaOH का होल्टोइस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उभयधर्मी ऑक्साइड्स को सही ढंग से समझाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वे ऑक्साइड जो अम्लों को क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये हमारा इसको सही ढंग से बता रहा है बात इसकी। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे जैसे कि Al2O3 अम्लों की जो हमारे क्षार है उसको दोनों साथ यहाँ पर अभिक्रिया करते हैं और लवण यहाँ पर तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करना है। 2Al 6HCl 2AlCl3 3H2O, इनमें से बोले इस अभिक्रिया में कौन सा इस अभिक्रिया का संबंध कौन सा कथन सही है इससे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का से ये एक एल्युमिनियम और ऑक्सीकरण होता है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होता है और ये HCl अपचयित होता है इसमें। ठीक है, ये क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन खोता है और ये ऑक्सीकरण है। राइट, ये बता रखना है। और HCl में मौजूद हाइड्रोजन आयन प्लस आयन होता है H का। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और हाइड्रोजन गैस H2 में परिवर्तित होता है। ये हमारा अपचय विवरण है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए होगा, ये करेक्ट होगा। आप लिख सकते हो जो दोनों पॉइंट मैंने बताया कि जो H+ होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाता है, और हमारा इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो था एल्युमिनियम वो खोता है। तो मैंने दोनों बात बताया, पॉइंट करके आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा रेटिकुलोएंडोथेलियल कोशिकाओं में लोहे के अत्यधिक संचरण के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से इसका आंसर होगा। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, पहला दे रखा है इसमें पेरिस्थीसिया, ठीक है, पेरिस्थीसिया, डर्मेटाइटिस, हीमोसिडेरोसिस और आपका राइबोफ्लेविन की कमी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 का यहाँ से सी, हीमो जो सिडोरिसिस है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हीमोसिडेरोसिस है इसकी ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की विभिन्न ऊतकों और अंग में विशेष रूप से यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में लोहा जमा हो जाता है। ये लोहा हीमो जो सिडेरिन है इसकी जो हमारी नमक आयरन जो भंडारा यौगिक है उसके रूप में जमा हो जाता है। ये स्थिति बार बार रक्त की जो आधान शरीर में लोहे से अधिक जो शोषण होता है उससे कुछ अनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21 का जो सिंपल सा आंसर है ये हो जाएगा हमारा इसका हीमोसिडेरोसिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपचयी प्रकार है और कई स्थितियों में से एक जो पौधे मनोभ्रंश का कारण बनता है जिससे मानसिक क्रियाओं की प्रगतिशील गिरावट आती है, जिससे क्या होता है स्मृति हानि और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से 22 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ये अल्जाइमर रोग, ठीक है। अल्जाइमर रोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग जो हमारा होता है ये डिमेंशिया का सबसे सामान्य कारण है और ये प्रगतिशील और अच्छी जो हमारे तंत्रिका संबंधी विकार है जो मुख्य रूप से स्मृति सोचने की क्षमता को व्यवहार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है मेसेथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर है। यह मुख्य रूप से शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को परत को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का से ये प्रभावित करता है फेफड़े को। किसको करेगा? फेफड़े को, ठीक है। आगे क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का यहाँ पर जो रोग नहीं है ये रेबीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज हमारा एक विषाणु जनित वायरस रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के काटने से फैल जाता है, ठीक है। 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 25 है इसका करेक्ट हो जाएगा। हैजा कॉलरा एक बैक्टीरिया रोग द्वारा फैलता है, ये भी यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरी बात, एथलीट्स फुट एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरिया की यहाँ पर जो हमारे संक्रमित भोजन है उससे यहाँ से फैलता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से आंसर। 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसमें से जो सही कथन हमारा 26 का है ये हो जाएगा आपका जो हमारे वायरोड्स होते हैं, वायरोड्स एकल सूत्री जो हमारे रज्जु होते हैं आरएनए अणु से बने होते हैं, ठीक है। ये सी हमारा ऐसे क्या होगा इनका सही स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। प्राण की सबसे छोटी हमारा स्वरूप जो होता है तंत्र रूप से विकसित हमारी जो कोशिका होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा पहला। उसके बाद जो हमारा प्राण होता है कोशिकाएं नहीं बल्कि यहाँ पर संक्रामक प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए या आरएनए नहीं होता है और ये स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते हैं, तो ये सब बातें याद रखनी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट है, ठीक है। प्रियन 27 नंबर 27 है, मानवों में रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का से ये पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन और उनके संबंधित जो अधिकांश ऊतक है उसमें मुख्यतः जो ग्रंथियां हैं जिन्हें इन्हें बनाते हैं और यहाँ पर स्रावित करते हैं अंतःस्रावी जो हमारे तंत्र हैं इसका हिस्सा होते हैं और जो हमारे पैराथायरॉइड जो हमारा हार्मोन है पीटीए जिसको बोलते हैं ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से, निम्नलिखित कथनों में से किसे विश्व की सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जो अब तक का ज्ञान सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर है। इसका कोशिकी जो हमारी भित्ति होता है सेल वॉल नहीं होती है, पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। ये स्वतंत्र रूप से जीवित रहने का लिए सक्षम होती है, ये पॉइंट याद रखना है। अगला, ये हमारी जो कोशिका होती है कोशिका भित्ति यहाँ में नहीं पाई जाती है ना, सेल वॉल मैंने बता दिया। तो इसके बारे में जो आंसर हमारा हो जाएगा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक वायरस के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती है जबकि वैक्सीन
एंटीवायरस जो वायरस है उसके प्रभावी विद्युत प्रभावी नहीं होती है, जबकि वैक्सीन होती है। इनमें से कौन सा यहाँ पर इसको उपयुक्त कारण बता रहा है? ठीक है, देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा 29 का, ये यहाँ से इसकी जो सही बात है ये हो जाएगी, वायरस क्या है, उन जैव रासायनिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनका उपयोग नहीं करता जिन्हें एंटीबायोटिक द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस से लड़ने के लिए उत्तेजित करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आंसर 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 हो गया। 30 नंबर देख लेते हैं, 30वां नंबर। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से अंग लाइपेज स्रावित नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का डी, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31, प्रतिषेध का जो रेट है उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये जारी किया जाता है किसके लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? प्रतिषेध मतलब प्रतिरोध, प्रतिषेध है ना, यहाँ पर निषेध ऐसा करके, तो मतलब गलत या रोकना। ठीक है, तो आंसर हमारा 31 का हो जाएगा, सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहली बात यहाँ से, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो संविधान है वहाँ पर उल्लिखित नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की असंवैधानिकता जो होती है उसकी समीक्षा करने का अधिकार होता है, एकदम करेक्ट है। तीसरी बात, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका से प्रेरित है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यदि कोई कानून या आदेश का जो हमारा संविधान का उल्लंघन करता है, यानी यहाँ पर उसका न्यायालय से असंवैधानिक या वैध अमान्य घोषित करता है, तो ऐसे कानून का आदेश फिर से यहाँ पर शून्य जो प्रभाव है वो माने जाएंगे। ठीक है, ये भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से प्रेरित है, ना कि यूके से। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, दोनों गलत हैं ऊपर, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 32 में। तो आंसर हो जाएगा, पूछा क्या देखते हैं। 32 में पूछा कौन सा सही है, केवल 2 सही था। 33, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो प्रदान की गई है ये अभिलेख न्यायालय की शक्ति, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, भारत की संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन से न्यायिक कार्य किए जाते हैं? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे न्यायिक कार्य पर किए जाते हैं वो, एक तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग करना, ठीक है, यह लगाना, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करना। तो दोनों बातें हमारी क्योंकि भारत की संसद द्वारा निम्नलिखित में से ये कार्य किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नहीं करता है। तो 3 और 4 हमारा सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। 35 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 और कथन 3। ठीक है, 3 कथन यहाँ पर है, और भी कथन है, 4 कथन है टोटल यहाँ पर, एक कथन और है नीचे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखो पहला कथन क्या बोला है। पहला कथन बोला है, अनुच्छेद 1 भारत को राज्य और संघों को यहां पर घोषित करता है और इसकी सीमा को राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत क्षेत्रों के रूप में वर्णित करता है। पहली बात यहां से हमारी इसकी करेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अनुच्छेद 2 संसद को भारत के संघ में बनाए गए राज्य को स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार देता है और वह इन शर्तों को निर्धारित कर सकता है। करेक्ट है। तीसरा बोला है, अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य क्षेत्र को अलग करने या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाने की अनुमति देता है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके लिए यहाँ पर जो है संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं होती, केवल राष्ट्रपति को यह विधेयक विधानमंडल को उसकी राय के लिए यहाँ पर भेजना होता है, परंतु संसद उसमें राय मानने के लिए बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाद होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जो तीसरा स्टेटमेंट है ये जो बोला है कि जो विधानमंडल में सहमति जरूरी होगी, तो गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ओनली 1, 2 करेक्ट है ऊपर का, और चौथा देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संशोधन नहीं माना जाएगा। एकदम करेक्ट है, नहीं माना जाएगा, सही है। तो 1 कथन, 2 कथन और 4 कथन सही है, तीसरा यहाँ से गलत था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 36, राष्ट्रपति को क्षमता शक्ति
किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से जो प्रदान की गई शक्ति, ये 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से, ऑप्शन दे रहा है 72, ठीक है, 74, 78 और 86। तो सिंपल सा आंसर हमारा जो राष्ट्रपति को क्षमता शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत यहाँ पर दी गई है, ठीक है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 36 हो गया, 37 नंबर। थर्टी सेवन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक नीति की स्थापना का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 के यहाँ से, ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 267, ठीक है। देखो, एक होता है संचित, एक होता है आकस्मिक, ठीक है। इसमें से ये देखो कि सबसे बड़ा डिजिट मतलब किसमें ज़्यादा डिजिट है, ज़्यादा डिजिट हमारे आकस्मिक वाले में है, ठीक है, ये ज़्यादा है, इसमें क्या है कम डिजिट है। तो देखो अब ये आर्टिकल भी यहाँ डिसाइड कर लो। बहुत लोग को ये पता होता है कि 266 में 267 में, लेकिन ये नहीं पता होता कौन सा किसका है। देखो 266 क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटा संचित निधि में आ गया। 267 क्या होता है, बड़ा होता है, तो संचित निधि 67 में आ गया। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। आंसर यहाँ से 37 का 267 बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना का प्रावधान करता है? ये मैं पहले टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन था क्या, हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया। 38 पर देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान मानी जाती है? ये मानी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, जो इसका प्रावधान करेगा ये अनुच्छेद 323 का, 323 का यहाँ से करेक्ट है। 323 का या ए मान सकते हो, ये भी सही है। 40 नंबर, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन को जरा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं 40 नंबर का। पहला यहाँ से बोला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 का 48 यहाँ पर जोड़ा गया, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा के सुधार करने और वन जीवों की सुरक्षा को निर्देश देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का या ये जोड़ा गया, जिसने 6 वर्ष के से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पर निःशुल्क शिक्षा उसको मौलिक अधिकार बना दिया। साथ ही एक नीति निर्देशक सिद्धांत भी जोड़ा गया जो प्रारंभिक बाल देखभाल को बढ़ावा देता था। तो सेकंड क्या होगा? 40 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अच्छा तीसरा नहीं दे रखा है ना, तो जो आंसर हो जाएगा 40 का ये हो जाएगा क्या? तीसरा दे रखा है क्या इसमें? तीसरा इसमें है स्टेटमेंट, तीसरा होगा, हाँ तीसरा है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया, जो राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, ठीक है। तीसरी बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 39 जो का है जो राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी निःशुल्क विधि सहायता करने का उद्देश्य देता है, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 44वीं में नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट था ऊपर का, आंसर बी यहाँ से हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से कारक 19वीं सदी में भारत के जनजातीय विद्रोह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 41 का, जो मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। एक तो पहला यहाँ पर जो ब्रिटिश वन और यहाँ पर भूमि नीतियों के माध्यम से जनजातीय भूमि में बेदखली, राइट। उसके बाद एक और हो जाएगा यहाँ से जो भारी कराधान और महाजनों द्वारा शोषण की शुरुआत। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 41 के करेक्ट होंगे। तीसरे चौथे स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, मिशनरियों द्वारा जबरन धार्मिक परिवर्तन गलत है, और पारंपरिक जो हमारी जाति जनजाति जो शासन व्यवस्था है इसको हटाकर जमींदार प्रथा थोपना, तो दोनों बातें गलत हैं। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 41 का हो जाएगा। ए स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 42 नंबर देखते हैं यहाँ से, 42 है इसमें 1857 के विद्रोह के संबंधित यहाँ पर इनमें से कौन सा यहाँ पर मेल गलत कर रहा है, मतलब कौन सा यहाँ पर जो है इसमें गलत मेल कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। 42 में देखो यहाँ से जो गलत हमारा मेल है इसका आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट, ग्वालियर जॉन निकोलसन बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ग्वालियर यहाँ पर तात्या टोपे जनरल ह्यूज रोज, ये यहाँ से गलत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43, कुशल यहाँ पर जो अकर्मण्यता है, चौतराई पूर्ण निष्क्रियता की जो नीति है, और गंडमक की संधि किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, ये संबंधित है आंग्ल अफगान, ठीक है। जो हमारा डी स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1914 में इलाहाबाद में डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, से जो किया गया था
सेवा समिति, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा समिति की स्थापना डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1914 में इलाहाबाद में की गई थी। 45 किसने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित हुआ था, ठीक है, और पारित हुआ था, और यहाँ पर जो बाद में भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक बन गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का डॉक्टर रुक्माबाई, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं डॉक्टर रुक्माबाई का विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। वह ब्रिटिश अदालतों में बाल विवाह की प्रथा के कानूनी रूप से चुनौती के देने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत याद रखना है। 46 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति से संबंधित जो अंतर्गत हमारे अधिगत राज्य को सही कालक्रम यहाँ से क्या होगा ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। यहाँ से देखो जिसका हमारा होगा पहले सतारा, ठीक है, जयपुर, सतारा जयपुर किधर है, अच्छा सी नंबर में, सतारा जयपुर झांसी नागपुर, ये हमारा क्या होगा इसका सही मैच कर रहा है यहाँ से, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ये करेक्ट है। सतारा कब हुआ था अभी सन भी बता देते हैं, 1848, ठीक है। जयपुर 1849, झांसी लिख सकते हो पॉइंट आप सब ये 1853, ठीक है। नागपुर आपका आंसर हो जाएगा 1854, ठीक है। तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 46 का सी स्टेटमेंट। 47 खुदाई खिदमतगार आंदोलन जिसे रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ते आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी गया कई बार ना। तो आंसर इसका हो जाएगा 47 का अब्दुल गफ्फार खान, बी यहाँ से करेक्ट हो। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है कि जो ईश्वर के सेवक, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था, याद रखना हिंसक आंदोलन नहीं था। 48 रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 के यहाँ से ये हुई थी इलाहाबाद, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी विक्टोरिया की जो हमारी घोषणा है इसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक राजकीय दरबार में भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 49 का ये था जो किसान था, ये असंतोष का मतलब किसान असंतोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना, सी हमारा क्या होगा से इसका आंसर हो जाएगा। सी ऊपर भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में पहला ऐसा किसान आंदोलन था जिसे जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त होती, और ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था पहला सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से कांग्रेस की स्थापना के पूर्व संगठनों को संघ उनके गठन के कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं इनको गठन के कालक्रम के अनुसार। देखो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 एकदम यहाँ सेट लगे हुए हैं, बस आपको मैं सर बता देता हूँ कौन कौन से कब थे। ब्रिटिश इंडियन जो हमारा एसोसिएशन था 1851, ठीक है। इंडियन लीग थी 1875 1875, राइट। उसके बाद क्या है मद्रास महाजन सभा, ये कब 1884 1884, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमारा जो एसोसिएशन है 1885। आंसर हमारा जो मैच करेगा 1 2 3 4 मैंने बताई दिया आपको, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए। 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान 1905 का बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात क्या करेक्ट है सोचना है आपको, राइट। देखो पहली बात जो यहाँ से है ये स्टेटमेंट इसका जल्दी सोचो, ठीक है। देखो पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली दरबार था 1911 में दौरान ब्रिटिश सरकार ने 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए जो हमारे बंगाल विभाजन जिसको रद्द करने के लिए पर घोषणा की थी। इस विभाजन के राष्ट्रवादी ने भारी विरोध किया था और इसके परिणामस्वरूप बंगाल में जहाँ पर क्या था, बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधि थी वो बढ़ गई थी, जिससे क्या होता है जो जन दबाव के कारण यहाँ पर विभाजन को वापस लिया गया था। पहली बात सही है। दूसरी बात क्या होगी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने रासबिहारी बोस और सचिन नाथ सरन्याल जैसे क्रांतिकारी को आधिकारिक रूप से क्षमा कर दिया था। तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। तीसरी बात गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 2 करेक्ट है। 51 का आंसर 1 2 करेक्ट है। 52 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था? आंसर हो जाएगा
52 का आंसर ये रखा था, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय इतिहास के संबंध में गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित किया गया था। यहाँ से क्या है, पहली बात बोला है 53 की, है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट है। दूसरा, इसने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया जो उर्दू, पंजाबी और हिंदी में प्रकाशित होता था। आपको ये सोचना है कि क्या ये जो लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू और पंजाबी, क्या इसमें था, ये सोच के बताना है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं इसकी, ठीक है। तीसरी बात, सोहन सिंह बकना और करतार सिंह जो सराबा थे पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं में शामिल थे। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 53 का आंसर सही पूछा है तो डी बात यहाँ से करेक्ट है, या डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आंदोलन ने समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ने की से 1934 में आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य स्वीकार करें और स्वयं को किसानों के मजदूर वर्ग में निकट लाएं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी जाएगी ये करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों यहाँ से कथन सही है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 54 का सी सही पूछा है तो। 55, 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार करना है। सम्मेलन में समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वाइसराय थे, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को सम्मेलन के लिए अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया था, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी एकदम करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। जो हमारा गोलमेज सम्मेलन द्वितीय था, ठीक है, याद रखना सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात यहाँ पर हो रही है, तो दोनों करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 यहाँ से, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56, ये थे पुलकेशिन द्वितीय, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि कीर्ति महाराज जो थे ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि थे। इस संबंध में जानकारी मुख्य हमारे जो एहोल अभिलेख है वहाँ से मिलती है। आपसे बोले कहाँ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से मिलती है। 57, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की थी धर्मपाल, डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। धर्मपाल पाल वंश के द्वितीय शासक था और जिन्होंने प्राचीन भारत में बाल जो बंगाल है और जो हमारा बिहार है उसके कुछ हिस्से पर शासन किया और बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, और उन्होंने यहाँ पर कई बौद्ध मठों को शिक्षण संस्थानों के रूप में स्थापना भी की, ठीक है। डी क्या होगा 57 का आंसर है। 58, मौर्य काल में दौरान अपने विविध धार्मिक परिवेश के लिए जाना जाता और नागार्जुन गुफाओं को विशेष रूप से किसी धार्मिक जो हमारी दार्शनिक संप्रदाय के लिए सन्यासी के लिए निवास करना, आश्रय स्थल के रूप में समर्पित करना। तो ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये कौन था जो ऐसा है, किस यहाँ पर जो विशेष रूप से किस दार्शनिक की बात कर रहा था। आंसर हो जाएगा हमारा 58 का यहाँ से ये हो जाएगा आपका यहाँ से आजीवक, ठीक है। आजीवक भी यहाँ से करेक्ट है। तुम्हारा देखो मौर्य काल में नागार्जुनी गुफाएं और यहाँ पर इसके काल जो बराबर की गुफाएं के रूप में प्रचलित थी, ठीक है। और यहाँ पर जो आजीवक था, आजीवक संप्रदाय एक प्राचीन हमारा दार्शनिक संप्रदाय था जो नियतवाद और में विश्वास करता था और बौद्ध व जैन परंपराओं का समकालीन था। आंसर आजीवक। 59, मृच्छकटिक छोटी मिट्टी की गाड़ी नामक एक नाटक जो सामाजिक नाटक और कठोर यथार्थ से युक्त है किसने लिखा। आंसर हो जाएगा 59 का ये लिखा था शूद्रक, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की जो छोटी गाड़ी है एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक जिसे शूद्रक ने लिखा था। ये नाटक प्रेम, हास्य, करुणा और सामाजिक यथार्थ का जो एक सुंदर मिश्रण मनाता है, ठीक है। 60 नंबर, सतारा एक धार्मिक अनुष्ठान है जो किस समुदाय में प्रचलित है। ये प्रचलित है जैन समुदाय में, ठीक है। सतारा जिसे यहाँ पर सलेखना भी कहा जाता है, एक धार्मिक अनुष्ठान है जो जैन समुदाय से प्रचलित है, ठीक है। ये जैन धर्म के जो हमारे नैतिक आचरण होता है उसकी संहिता का एक पूरा जो होता है व्रत, उस जिसमें यहाँ पर व्यक्ति की स्वेच्छा से धीरे धीरे भोजन और यहाँ पर जल का त्याग करते हुए मृत्यु को स्वीकार करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 61, चोल वंश ने वेंगी और तुंगभद्रा रुआब जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए किस वंश जिसे उत्तरकालीन चालुक्य कहा जाता था उससे निरंतर युद्ध किया था। आंसर हो जाएगा 61 का यहाँ से आंसर होगा जो ये कल्याणी के चालुक्य, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल्याणी के जो चालुक्य थे जिसे उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दक्षिण भारत में दक्कन के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थी।
इनका शासन 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा और इनकी जो राजधानी थी कल्याणी, वर्तमान जो हमारी बसव कल्याण है, कर्नाटक में स्थित है। ये सब बातें आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, 61 हो गया। 60 नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 62 नंबर 62 है, प्राचीन काल में जावा और सुमात्रा की ओर जाने वाले व्यापारियों के लिए भारत का प्रमुख जो हमारा प्रस्थान बंदरगाह कौन सा था? ये था ताम्रलिप्ति। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के दौरान शंकर और रामानुज के बीच दार्शनिक दृष्टिकोण के विरोधाभास को सर्वाधिक सही ढंग से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 63 का यहाँ से ये दर्शाता है शंकर अद्वैत ने अद्वैत और द्वैत को माया कहा, जबकि रामानुज ने समर्पण आधारित यहाँ पर द्वैत को भक्ति को महत्व दिया था। ये हमारा स्टेटमेंट इसका जो यहाँ पर सही रूप से जो विरोधाभास इसको दर्शाता है। ठीक है, 63 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि चौहान वंश के शासक विग्रहराज चौहान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 के यहाँ से ये उपलब्धि थी, उन्होंने तोमरों से दिल्ली छीनकर उन्हें सामंत के रूप में शासन करने की अनुमति दी थी। क्या होगा? डी है जो हमारा 64 का ये स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी की कृषि और बाजार नीति को जो हमारी दीर्घकालिक प्रशासनिक प्रभाव उसको सटीक रूप से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 65 का आंसर ये जो सही दर्शाता है करेक्ट आंसर सी, मतलब उन्होंने समान जो हमारे कराधान और प्रत्यक्ष राजस्व जो वसूली थी लागू कर ग्रामीण अभिजन अभिजात लोगों को उनके विशेष अधिकार यहाँ पर क्या सीमित किए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 65 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का आंसर यहाँ से लगभग 427, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मध्यकालीन कालखंड के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में शेर शाह सूरी के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आंसर सी सासाराम। ठीक है, 68, पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार में स्थित आधुनिक गया शहर का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर पड़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा 68 है, तो 68 का जो आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट इसका ये असुर गयासुर, जिसके शरीर ने इस पवित्र को स्थल को निर्माण किया था। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मखदूम यमहा मनेरी एक प्रमुख सूफी संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से ये फिरदौसी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ से ककोलत जलप्रपात जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से ये स्थित है बिहार और झारखंड, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71, मगध साम्राज्य के विस्तार के संबंध में आपको विचार करने का कथन पे बिम्बिसार ने अंग का राज जीतकर उसे मगध में मिला लिया था। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराकर उसे मगध साम्राज्य में शामिल किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें 71 की करेक्ट है, आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। मगध साम्राज्य के बारे में आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लोगे, लिखोगे मगध साम्राज्य, इसमें 2 बातें आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये लिख जाओगे यहाँ से। ठीक है, कुछ और अगर इंपॉर्टेंट होती है तो मैं देखो यहाँ से बता देता हूँ आपको। वे 6 ईसा पूर्व शासन करते थे और यहाँ पर सैन्य विजय तथा यहाँ पर कूटनीतिक माध्यम से मगध का विस्तार करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीता जिसकी राजधानी चंपा स्थल था। ठीक है, तो जो हमारा इसका अंग था आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर ये वाणिज्यिक जो व्यापारिक मार्ग थे उसमें गंगा नदी तक पहुंचकर विशेष समृद्ध इसमें देखा गया था। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं। 72, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला बना है? 72 का हमारा जो आंसर हो जाए आप लोग को पता होगा कौन सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 72 का से कैमूर भभुआ। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 73, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य श्रम आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार का श्रम बल भागीदार जो है LFPR 2022-23 में 50.9 से बढ़कर 23-24 में 55% हो गया है। पहला क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट जो हमारा 73 है, यहाँ से ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, बिहार में 2023-24 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो LFPRS को पार कर लिया है। सेकंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी। सेकंड बात क्या है, यहाँ से गलत है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। 74, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए BHAVY भव्य जो हमारे प्लेटफॉर्म है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से ये जो हमारे OPD और IPD जो कार्य क्षमता है इसको सुव्यवस्थित करके एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को समर्थन करना। ठीक है, आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। देखो इस टाइप से देखो 74 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से जो BCW है ना, BCW मतलब आपको जो BPSC कॉन्सेप्ट वाले टेस्ट है, इसका यहाँ पर 74 क्वेश्चन करा दिया। देखो जो भी टॉपिक यहाँ पर आए हैं, राइट, वो टॉपिक को आपको यहाँ से अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो बहुत देखो मैं जो बात बताता हूँ आपको एकदम बहुत क्लियर बताता हूँ कि आपको अगर देखो A4 पेपर लेके बैठना है, पहली तो बात ये, और जो भी टॉपिक बनाता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर देना। अगर आपको नहीं आते भी तो आपको थोड़ा जाकर डीप और पढ़ना है। अगर पेपर आपको निकालना तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, राइट, वो टॉपिक करना है। और फिर यहाँ से आपको 75 का क्वेश्चन 74 क्वेश्चन जो मैंने कराया उसके आपके अच्छे से टॉपिक भी रिवीजन हो जाएंगे उतने। ठीक है, उसके बाद अपना करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है वो पढ़ते रहना है। पूरे दिन आपको यूट्यूब से चला के नहीं पढ़ना है कि यहाँ से यूट्यूब से उठाओ चालू कर दे, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो, उतना बहुत है यहाँ से। ठीक है, बाकी अपना जो भी आप नोट्स है आपके पास प्रिंटेड है मटेरियल, उससे आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ रहता है तो मैं आप शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।